हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह आती है कि हम किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कि बेहतर ढंग से उसे समझ सकें और बहुत जल्द उसे हम समझकर याद कर लें और लंबे समय तक उसे हम बनाकर अपने अंदर रखें। तो यह समस्या एक तरह से व्यक्तिगत नहीं है, यह एक सार्वभौमिक तौर पे समस्या उभर कर आती है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कंसंट्रेशन का जो सर्वोच्च लेवल होता है वो क्या होता है। तो देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं और एक जो मन है, आंतरिक इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और प्लस आत्मा। कहने का मतलब है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले संपर्क उसका इंद्रियों से होती है, जैसे आँख से। और आँख का संबंध मन से और मन का संबंध किससे है? आत्मा से। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जब इंद्रियां प्लस मन प्लस आत्मा एक साथ उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो गया, तब आपको जो ज्ञान हासिल होगा वह सर्वोत्तम स्तर का होगा। मतलब एक बेहतर नॉलेज आप हासिल कर पाएंगे और उसको बहुत जल्द मतलब याद करके समझ लेंगे आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह एक बार में ही किसी बुक को पढ़ते थे तो याद कर लेते थे। इनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब वह किसी सब्जेक्ट को पढ़ते थे तो अपनी इंद्रियों और मन और आत्मा को एक बिंदु पर समेट कर लेकर आते थे, और तब उनका जो मतलब पढ़ने का जो कंसंट्रेशन लेवल था वो बहुत ही ऊंचे स्तर का हो जाता था। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन लेवल उसी तरीके के हो सकता है। अब बात करते हैं कि हम अगर किसी फैक्ट्स को पढ़ते हैं तो कैसे लंबे समय तक याद रखें। तो देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है ना कि फैक्ट को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको कंसेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को अगर मिला के अगर आपने पढ़ा और समझ लिए तो उस फैक्ट को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और यह मेरे को लगता है कि सफलता के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अगर आप फैक्ट्स को याद कर लिए कॉन्सेप्ट के साथ तो उसको लंबे समय तक कैसे रखेंगे। तो देखिए, जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया ना उस पर चिंतन करें, चिंतन मनन करें। वेदों में कहा गया है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। मतलब श्रवण मतलब होता है सुनना, मनन मतलब होता है चिंतन करना, और निधिध्यासन का मतलब होता है लगातार उसके ऊपर चिंतन करना। तो इस प्रोसेस से जब अपने को गुजारेंगे ना तो फिर आप बहुत ही जल्द किसी चीज़ को समझ लेंगे और उसको बहुत जल्द याद भी कर लेंगे। और मेरे को लगता है कि सिर्फ मेंस के लिए ही नहीं बल्कि पीटी के लिए भी यह लाभदायक है। मेंस के लिए तो यह रामबाण है, क्योंकि मेंस में जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी उतनी ही अच्छे से आप लिख पाएंगे, मतलब बेहतर कर पाएंगे आप। और अब तो जब 300 नंबर का निबंध पेपर कर दिया है बीपीएससी के अंदर, तो यह प्रोसेस आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपको सबसे आगे रहना है तो ये प्रोसेस आपको अपने ऊपर लागू करना होगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि अगर विषय को हम पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ें। जैसे कि किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सोचें कि वह क्या है, ऐसा क्यों है, इसका सकारात्मक बिंदु क्या है, इसका नकारात्मक पॉइंट क्या है और क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से। ऐसा अगर ये दृष्टिकोण अगर आपने अपना लिया, समीक्षात्मक दृष्टिकोण कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को जब देखें ना तो समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें, और जब समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो आपकी तार्किकता बहुत ही सर्वोच्च स्तर की हो जाएगी। तो दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ें। मौलिक अधिकार तो सबने पढ़ा होगा, बट आखिर इसका पढ़ने का नज़रिया आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, मौलिक अधिकार जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो दृष्टिकोण आना चाहिए आपका कि मौलिक अधिकार क्या है, इसे मौलिक क्यों कहा जाता है, मौलिक अधिकार का सकारात्मक पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकार का नकारात्मक पॉइंट क्या है, और क्या होना चाहिए
मतलब मौलिक अधिकार में और क्या जोड़ा जा सकता है जिससे एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। दोस्तों, मौलिक अधिकार आखिर हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार है क्या? अगर मौलिक अधिकार का सिंप्लीफाई अगर परिभाषा हम देना चाहें तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर पाता है, उसे ही मौलिक अधिकार हम कहते हैं, ठीक ना? तो इसके लिए क्या और होना चाहिए, आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल इतिहास का लेते हैं कि इतिहास के टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। मान लीजिए आप 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो प्रश्न उठना चाहिए, क्रांति का अर्थ क्या होता है? आखिर क्रांति क्यों हुआ? आखिर 1857 की जो क्रांति हुआ, इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? और इस 1857 की क्रांति का जो सकारात्मक बिंदु क्या रहा, मतलब क्या निकल के आया? और इसका दूसरा बात की नकारात्मक पॉइंट क्या रहा, मतलब नकारात्मक पॉइंट क्या उभर के आया जो इस क्रांति के लिए एक तरह से मतलब अच्छा नहीं रहा। एक चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा बदलाव या घटना नहीं होती जिसका कुछ पक्ष नहीं होता और कुछ विपक्ष नहीं होता है। किसी भी चीज़ का दोनों पक्ष उभर के आता है, भले ही कोई पक्ष ज़्यादा होता है, कोई पक्ष कम होता है, बट उभरता दोनों पक्ष है, मतलब सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। बट आपको देखना है अपनी समीक्षात्मक दृष्टिकोण से कि इसका कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा प्रबल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हम इस तरीके से जब इस सब्जेक्ट को पढ़ने का अभ्यास कर लेंगे और ऐसा दृष्टिकोण अपना लेंगे तो आपका जो नज़रिया होगा एक अलग अंदाज का हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जब ज़रूरत पड़ने पर उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों की टाइम मैनेजमेंट, कि पढ़ते तो सब कोई हैं, लगभग 10 से 11 घंटा एक अच्छा जो स्टूडेंट हो पढ़ता ही है। बट पढ़ते तो 10 घंटा हैं, लेकिन कैसे? ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे बैठें और रात में 10 बजे तक पढ़ें लगातार। ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर एक बार आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और 2 घंटा लगातार आपको पढ़ना है, आपने प्लान बना लिया, तो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे 2 घंटे का सबसे अच्छा? तो देखिए 2 घंटे को आप 1-1 घंटा में बाँट लीजिए, 1-1 घंटा में बाँट लीजिए और उस 1 घंटे में 45 मिनट पढ़ना है जम के, जितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। और फिर जब आपको 15 मिनट जो टाइम बचेगा ना, उस 15 मिनट में उसी 45 मिनट में जो आपने पढ़ा है, उस पे चिंतन मनन करिए, उस पे सोचिए और किताब हो सके तो बंद कर दीजिए और अपनी आँखें बंद करके उसको रिकॉल करिए अपने माइंड में। तब वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अब बात करते हैं कि आप लगातार पढ़ तो रहे हैं, बट मनोविज्ञान यह कहता है कि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं, उसके बाद ही हमारा भूलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कैसे? हमें तो एग्ज़ाम देना है ना, तो लंबे समय तक इसे याद रखना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़े और कल भूल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, सप्ताह में 7 दिन होता है, आप 6 दिन जमकर स्टडी कीजिए, लेकिन 7वें दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने 6 दिन जो पढ़ा है ना, उसे ही रिवाइज करना है। मतलब 7वां दिन आप सिर्फ रिवाइज 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 करेंगे। ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अब एक और बात हम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आप प्रतिदिन आपने 11 घंटा पढ़ने का अपने टाइम टेबल सेट कर रखा है, तो इसको क्या कैसे बांटें? जैसे कि हमको पढ़ना भी है, प्रश्न भी अभ्यास करना है, रिवाइज भी करना है, तो इसको आप 3 ग्रुप में बांट लीजिए, 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा। देखिए 5 घंटा में आप विषय को पढ़िए, 4 घंटा में आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर पीटी का अभ्यास कीजिए। यदि आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो 4 घंटा प्रीवियस ईयर या अदर टेस्ट पेपर को लिखने का अभ्यास करिए। 5-4 9 घंटा हो गया, बचा आपके पास 2 घंटा। 2 घंटा में आप उसको रिवाइज़ कीजिए, जो आप दिन भर पढ़े हैं ना उसको आप रिवाइज़ कीजिए। इस 2 घंटे में कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। तब इस तरीके से अगर आपने पढ़ाई किया और इस बिंदु को अगर आपने अपने ऊपर फॉलो किया, तो मेरा दावा है कि आप सफलता के बहुत ही करीब होंगे। दोस्तों, हमारे योग दर्शन में कहा गया है कि जब भी आप
मतलब अपने कंसंट्रेशन लेवल को हाई करके पढ़ेंगे, चाहे मतलब इस तरीके मतलब कंसंट्रेशन लेवल को हाई करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके अंदर बहुत जल्दी चली जाएगी। योग दर्शन मानता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें एक प्रत्याहार शब्द है। प्रत्याहार का मतलब होता है कि इंद्रियों का उल्टा भोजन। मतलब आंखें जो हमें बाहर देखती है ना, उसे अंदर देखने का प्रयास करें। तो जब आप सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं ना, तो उसको अपने अंदर रिकॉल करने का प्रयास करिए आंख बंद करके। और ये तरीका अपनाइए दोस्तों। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर इस तरीके से अपने आपने फॉलो किया तो बहुत जल्द सफलता के पैदान पे आप होंगे और बहुत जल्द आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप तैयारी कीजिए और फिर अगले क्लास में मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों।